हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? पर्सनैलिटी मेजरमेंट टेस्ट। जो भी मेथड थे पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए यूज किए जाते हैं वो कल हम लोगों ने डिस्कस किए थे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर हम बचे हुए डिस्कस करेंगे। तो अगर जिन लोगों ने कल क्लास नहीं देखी थी, अगर वो ये क्लास देख रहे हैं तो प्लीज़ कल वाली क्लास को पहले देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको दो तरीके बताए थे। कौन कौन से तरीके बताए थे पर्सनैलिटी को मेजर करने के लिए? सबसे पहले मैंने आपको बताया था जो हमारा प्रोजेक्टिव मेथड होता है वो, और एक बताया था मैंने आपको नॉन प्रोजेक्टिव, जिसको अप्रक्षेपी कहते हैं और इसको प्रक्षेपी कहते हैं। तो जो नॉन प्रोजेक्टिव मेथड था उसके अंदर मैंने आपको बताया था इसमें आत्मनिष्ठ विधियां होती हैं, एक यहाँ पर वस्तुनिष्ठ विधियां होती हैं। आत्मनिष्ठ को सब्जेक्टिव बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ये मैंने बताया था। और जो हमारी अप्रक्षेपी विधियां हैं, नॉन प्रोजेक्टिव जो मेथड हैं, वो हमारे किस यूज होते थे? जो हमारा कॉन्शियस माइंड था उसके लिए यूज किए जाते थे। तो ये कौन कौन से थे? ये थे जो हमारे जो आत्मनिष्ठ विधियां थी, वस्तुनिष्ठ विधियां थी, उनके बारे में मैंने आपको बताया था। जो सब्जेक्टिव मेथड जो हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक हमारा उसमें सेल्फ हिस्ट्री मेथड था, आत्मकथा वाला, ऑटोबायोग्राफी वाला। एक हमारा इंटरव्यू वाला मेथड था, साक्षात्कार वाला। एक हमारा व्यक्ति इतिहास विधि था, और एक हमारा प्रश्नावली मेथड था। ये चारों मेथड मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था ऑब्जेक्टिव मेथड। तो ऑब्जेक्टिव मेथड कौन कौन से थे एक बार आपको रिकॉल करवा देती हूँ, फिर हम लोग प्रोजेक्टिव मेथड पढ़ेंगे आज इस वीडियो में। तो जो ऑब्जेक्टिव मेथड थे वो हमारे कौन कौन से थे? ऑब्जर्वेशन मेथड था सबसे फर्स्ट हमारा, उसके बाद हमारा सोशियोमेट्रिक मेथड था, समाजमिति विधि था। नेक्स्ट हमारा रेटिंग स्केल था, क्रम निर्धारण मापनी जिसको बोला जाता है। उससे नेक्स्ट हमारा फिजियोलॉजिकल जो मेथड था, शारीरिक परीक्षण जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा सिचुएशनल टेस्ट था, ठीक है। तो उनके बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बता दिया था, आज हम लोग डिस्कस में देखते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आज प्रोजेक्टिव मेथड, ठीक है। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव मेथड के अंदर जो हमारा फर्स्ट था हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड, उसके जो प्रवर्तक हैं वो आपको याद रखने हैं, वाटसन थे, ठीक है। उसको बहिर्दर्शन विधि और सार्वभौमिक विधि भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। इसमें किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं, उसको सिर्फ देखा जाता है कि वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। कल मैंने आप लोगों को ये डिटेल में बता दिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोग सेकेंड जो आते हैं वो हमारी समाजमिति विधि आती है, जिसके जो प्रवर्तक हैं वो आपको याद रखने हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। JL मोरेनो समाजमिति विधि के प्रवर्तक हैं, ओके। इससे क्या होता है कि कोई एक जो व्यक्ति होता है, समाज के कुछ लोग होते हैं, उनसे उसके बारे में राय जानी जाती है कि भाई वो किस प्रकार का व्यक्ति है, उसमें क्या क्या मूल्य हैं। तो इस प्रकार से ये समाजमिति विधि होती है हमारी, कल मैंने डिटेल में आपको बता दिया था। नेक्स्ट जो होता है हमारा रेटिंग स्केल होता है, इसके जो प्रवर्तक हैं EC इलियट हैं, आपको याद रखने हैं। और इसको एक सांख्यिकी नाम से यानी स्टैटिक विधि भी इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर 1 2 3 इस तरह से नंबर का यूज किया जाता है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सांख्यिकी विधि भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो हमने देखा था वो हमारा शारीरिक परीक्षण था। शारीरिक परीक्षण के अंदर क्या होता है कि कोई भी जैसे टेस्ट होता है, मान लो आर्मी का, पुलिस का, जो भी टेस्ट होता है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है? फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? शारीरिक परीक्षण बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमने देखा था वो हमारा था सिचुएशनल टेस्ट। अब सिचुएशनल टेस्ट क्या होता है फ्रेंड्स? आप लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है कि भाई इधर कुआं उधर खाई, यानी किस तरफ जाएं। तो इस तरह की आप लोगों को वास्तविक परिस्थिति में ले जा करके रखा जाता है, और उस वास्तविक परिस्थिति के अंदर आप लोग क्या एक्टिविटी करते हैं ये देख करके पर्सनैलिटी का मेजर किया जाता है। ये सब मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ क्योंकि कल मैंने इनको डिस्कस से करवा दिया था। जो हमारा परफॉर्मेंस टेस्ट होता है उसको भी इसी जो हमारी वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं उसके अंदर रखा जाता है परफॉर्मेंस टेस्ट को। जो परफॉर्मेंस टेस्ट है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था ये आपको नाम याद रखना है। मे एंड होर्सरोन जो हुए थे, इन दोनों ने इसका सबसे पहले परीक्षण किया था, और इन्होंने इसका परीक्षण है वो ऑनेस्टी के जो हमारे शील गुण थे उनको मापने के लिए किया था। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। जो परफॉर्मेंस टेस्ट है उसके अंदर फ्रेंड्स किस तरह से पर्सनालिटी का मेजरमेंट किया जाता है कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी बालक को कोई काम दे देते हैं, तो जब वो उस काम को कर रहा होता है तो वो किस प्रकार से कर रहा होता है, क्या क्या उसके अंदर मेथड लगाता है, उसके अंदर वो ईमानदारी दिखाता है, बेईमानी करता है, टाइम पे पूरा करता है, लेट से करता है। तो इससे हमें क्या पता लग जाता है? उसकी पर्सनैलिटी का पता लग जाता है कि वो किस प्रकार का पर्सन है, उसके अंदर कौन कौन से गुण हो सकते हैं। तो परफॉर्मेंस टेस्ट के अंदर कोई भी वर्क दे दिया जाता है और उसको परफॉर्म करवाया जाता है। जब उस वर्क को जो व्यक्ति है, बच्चा है जो उसको परफॉर्म कर रहा होता है, तो तब उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट उसका कर लिया जाता है, जिससे कि उसके व्यक्ति का
जो पर्सनैलिटी है उसका मेजरमेंट कर लिया जाता है। नेक्स्ट हमारी आती है मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ। जो मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ हैं वो फ्रेंड्स सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी साइको एनालिटिक जो मेथड्स हैं वो किसके लिए यूज होते हैं। मैंने आपको 3 मेथड, एक फर्स्ट मेथड क्या बताया था आप लोगों को, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड। ध्यान से सुनिएगा, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड हमारा किसके लिए था, कॉन्शियस माइंड के लिए। और आप लोगों को पिछली क्लासेज में मैं बता भी चुकी हूँ कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, चेतन मन है, वो हमारे मन का सिर्फ 10% हिस्सा ही होता है जो कि चेतन मन होता है। बाकी 90% तो दमित इच्छाएँ होती हैं जो हमारे अचेतन मन के अंदर होती हैं, जिसको अनकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है। तो अनकॉन्शियस माइंड है उसको तो किस मेथड से मेजर करते हैं हम, प्रोजेक्टिव मेथड से। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है उसको करते हैं नॉन प्रोजेक्टिव से। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 प्रकार बताए थे, एक हमारा कॉन्शियस माइंड, एक हमारा अनकॉन्शियस माइंड, और जो थर्ड बताया था वो बताया था सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कौन सा था, अर्धचेतन या अवचेतन जिसको कहा जाता है, यानी जो इन दोनों के बीच का होता है। यानी इसके अंदर स्टोर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब हम दिमाग के ऊपर जोर दे देते हैं तो वो चीज़ें हमें याद आने लगती हैं, जैसा कि एग्ज़ाम में होता है। एग्ज़ाम के अंदर हमें कुछ भी चीज़, यानी जो भी हमारी मेमोरी है वो हमारा कौन सा पार्ट है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। कि जब हम दिमाग पे जोर दे देते हैं तो जो चीज़ें हमने याद की हुई होती हैं हमें याद आने लगती हैं। ओके, तो जो हमारा अर्धचेतन मन है उसकी स्टडी के लिए जो मनोविश्लेषणात्मक विधियाँ हैं वो यूज की जाती हैं। फर्स्ट उसके अंदर है हमारी मुक्त साहचर्य परीक्षण, जिसको इंग्लिश में फ्री एसोसिएशन टेस्ट कहा जाता है। जो फ्री एसोसिएशन टेस्ट है फ्रेंड्स, उसके जो प्रवर्तक अगर आप लोगों से पूछे जाए कि मुक्त साहचर्य परीक्षण के जो प्रवर्तक हैं वो कौन थे, तो फ्रायड थे। फ्रायड का नाम आपको याद रखना है। लेकिन इस विधि को विकसित करने का श्रेय किसको जाता है, जुंग को जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, दोनों पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जो हमारी मुक्त साहचर्य परीक्षण विधि है इसका मेनली उपयोग कब किया जाता है, जो मानसिक रोगी होते हैं तो उनकी पर्सनैलिटी के मेजरमेंट के लिए मुक्त साहचर्य परीक्षण जो फ्री एसोसिएशन टेस्ट है उसका यूज किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास पर्सन है उसका हमें क्या करना है कि उसका जो पर्सनैलिटी है उसका मेजरमेंट करना है। तो जो मनोचिकित्सक होते हैं इसके अंदर जो स्पेशलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं कि जो भी पर्सन है उसको सम्मोहित करके अर्धचेतन अवस्था में लेकर के जाते हैं। भाई ना तो वो चेतना उसकी काम कर रही होती है उस टाइम पे, और ना ही वो बिल्कुल सुप्त अवस्था में होता है। उसको अर्धचेतन अवस्था के अंदर लेके जाते हैं, यानी एक तरीके से उसको क्या कर देते हैं, सम्मोहित कर देते हैं। और उससे फिर किसी भी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो उसका जो अर्धचेतन मन है उस टाइम पे वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और व्यक्ति की जो भीतर की जो छिपी हुई जो भावनाएं हैं वो उसके अर्धचेतन मन में आने के कारण वो उनको क्या कर पाता है, उजागर कर पाता है। तो ये किस में किया जाता है, मुक्त साहचर्य परीक्षण में किया जाता है। मेनली जो मनोचिकित्सक जो विशेषज्ञ होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो मनोरोगियों के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आप लोगों को मुक्त साहचर्य परीक्षण है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे क्या करते हैं, कोई भी पर्सन है मान लो हमारे पास, दोबारा से मैं आपको बताती हूँ कि मान लो ये एक पर्सन है, ये क्या है, एक इसके अंदर मतलब कोई दिक्कत है, इसके जो अपने मन से क्या है, ये अपने माइंड से बिल्कुल स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल पर्सन है। तो जो मनोचिकित्सक होता है वो इसको क्या करता है, इसको सम्मोहित कर देता है अपनी बातों से। और सम्मोहित होने के बाद जो व्यक्ति है वो अर्धचेतन अवस्था में चला जाता है, ना वो चेतन में होता है और ना ही वो अचेतन में होता है। और उस टाइम पे उसको कोई भी सेंटेंस दे दिया, जैसे कि मेरी माँ, तो अब वो क्या बताएगा, अब उससे पूछेंगे भाई मेरी माँ, तो वो अपनी माँ के बारे में बताने लगेगा जो जो उसके साथ पहले फेस हुआ है। उसे पूछेंगे भाई मेरा घर, मेरा स्कूल, तो जो जो चीज़ें उसने फेस की हैं, अपने पिछले उसने जो देखी हैं, महसूस की हैं, तो उनके बारे में वो बताने लगता है। और वो चीज़ें उसके कहाँ स्टोर होती हैं, उसके अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं, तभी तो उसको याद आ रही हैं। अगर अचेतन मन में होती तो वो उसको याद थोड़ी ना आती। तो ये हमारी मुक्त साहचर्य परीक्षण होता है, ये इस तरीके से काम करता है। इसमें याद रखने की चीज़ें मैंने आपको बता दी है। आपको याद क्या रखोगे कि इसका जो प्रवर्तक है वो कौन है, फ्रायड है। विकास किसने किया है, जुंग ने किया है। ओके, ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारी मनोविश्लेषणात्मक विधियां हैं उसके अंदर आती है ड्रीम एनालिसिस। ड्रीम एनालिसिस होती है, उसके अंदर भी फ्रेंड्स क्या होता है कि हम काफ़ी बार क्या करते हैं, सपने लेते हैं। और वो सपने भी हम कौन से लेते हैं, जो हम दिन में कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं उसी टाइप के हमें सपने आते हैं। ठीक, ऐसा मोस्टली होता है, आप लोगों के साथ भी हुआ होगा ऐसा।
तो इसके अंदर जो मनोविश्लेषणवादी जो होते हैं, जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो व्यक्ति जो अपने सपने बताता है कि भाई सपने में आज उसके साथ ये हुआ था, तो वहाँ से उसकी जो अतृप्त इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो पाई हैं उनका पता लग पाता है। और इस प्रकार से इसके अंदर भी क्या जो अनकॉन्शियस माइंड है उसका विश्लेषण किया जाता है। ये भी हमारी एक मनोविश्लेषणात्मक विधि है। ओके, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा जो भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब जो हमारी बच जाती हैं वो प्रक्षेपी विधियाँ बच जाती हैं। इस क्लास के बाद आप लोगों के जो व्यक्तित्व मापन की जो विधियाँ हैं उनके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और एस्टेट के एग्ज़ाम में आप लोग जानते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन मिलते हैं हमारे पर्सनैलिटी वाले टॉपिक से, जिसके अंदर 1 या 2 क्वेश्चन तो सिर्फ किससे पूछे जाते हैं, जो व्यक्तित्व मापन की जो विधियाँ होती हैं उन्हीं से पूछा जाता है। तो ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसको आपको घोट के पी जाना है एक तरीके से, ये सभी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं प्रक्षेपी विधियों की। तो प्रक्षेपी विधियाँ कौन सी होती हैं, जो क्या करती हैं, जो हमारा अचेतन मन है, क्योंकि फ्रेंड्स जो हम सिर्फ जो कॉन्शियस माइंड है अगर उसके बारे में देखकर ही किसी की पर्सनैलिटी का पता लगाएंगे तो वो हमारा मेजरमेंट मतलब वैध नहीं होगा, सही तरीके से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई भी पर्सन लगा लो, आप लगा लो या मैं लगा लो, जो हमारे चेतन मन में है यानी जिसको हम उजागर करते हैं, तो सिर्फ जो बाहर है दिखावा उसी हिसाब से ही उजागर करते हैं। जो हमारे मन के अंदर क्या छिपा हुआ है हम उन चीज़ों को उजागर नहीं करते हैं, और जिसके कारण जो हमारी अप्रक्षेपी विधियाँ हैं वो परिपूर्ण नहीं है किसी भी पर्सनैलिटी का मेजरमेंट करने के लिए। तो हमें प्रक्षेपी विधियों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि प्रक्षेपी विधियाँ क्या करती है कि जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमारा अचेतन मन होता है, और सिगमंड फ्राइड के अकॉर्डिंग जो 90% हमारा मन है वो क्या है, हमारा अचेतन मन है। तो जब तक हमें अचेतन मन के बारे में नहीं पता लगेगा, क्योंकि अचेतन मन अपने आप में 90% है, तो 90% ज़्यादा होता है, 10% कम होता है। जो सिर्फ हम दिखावा करते हैं, जो बाहर से दिखाते हैं कि भाई हम इस प्रकार की पर्सनैलिटी है, वो तो सिर्फ कितना है, 10% ही है। तो हमें 90% जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है उसकी स्टडी करना भी ज़रूरी हो जाता है, उसका मेजरमेंट भी ज़रूरी हो जाता है। तभी व्यक्ति की क्या की जा सकती है, पूरी पर्सनैलिटी का मेजरमेंट किया जाता है। और जो अनकॉन्शियस जो माइंड है उसके मेजरमेंट के लिए कौन सी विधियाँ यूज की जाती हैं, प्रक्षेपी विधियाँ यूज की जाती हैं, जिनको प्रोजेक्टिव मेथड्स कहा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया। काफ़ी बड़े एग्जाम में ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको कि जो प्रक्षेपी विधियाँ हैं वो कौन से मन का अध्ययन करती हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन से मन का अध्ययन करती हैं, जो अनकॉन्शियस माइंड है उसका अध्ययन करती हैं। ओके, तो प्रक्षेपी विधियों के अंदर मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट जो विधियाँ बताई थी, कौन कौन सी बताई थी, कल मैंने आपको बताया था, तो आप लोग रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण, जो रोर्शा इंक ब्लॉक टेस्ट है वो बताया था। नेक्स्ट मैंने आपको थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट बताया था, बाल अंतर्बोध परीक्षण बताया था, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, प्ले एंड ड्रामा मेथड, तो ये फ्री एसोसिएशन टेस्ट, फीचर ऑफ हैंड राइटिंग, स्टोरी टेलिंग, स्टोरी कंप्लीशन, ये सब मैंने आपको किस में बताया था, प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत बताया था। तो इन सब में जो मेन हैं उनके बारे में हम लोग मेन पॉइंट पढ़ता हुआ चलेंगे, क्योंकि इसमें से एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण, फर्स्ट हमारी क्या है, रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको लगता है कि दूसरे लोगों को भी इससे हेल्प हो सकती है तो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण, जो जिसको इंग्लिश में इंक ब्लॉट टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें क्या याद रखना है कि जो रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण है उसके जो सबसे पहले वो टेस्ट दिया किसने था। तो सबसे पहले इसके जो प्रवर्तक हैं, इसके जो जन्मदाता हैं वो कौन है, हरमन रोर्शा। हरमन रोर्शा कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के थे, जिन्होंने रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण दिया था। कब दिया था, 1921 में दिया था। यहीं पे याद कीजिएगा, रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण किसने दिया, हरमन रोर्शा ने दिया 1921 में स्विट्जरलैंड में। तो इसमें फ्रेंड्स उसने क्या किया था, उसने कुछ कार्ड दिए थे। ठीक है, वो जो कार्ड थे वो कार्ड कितने थे ये भी आपको याद रखनी है। कार्डों की संख्या, काफ़ी बड़ा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो रोर्शा स्याही धब्बा परीक्षण है उसके अंदर कार्डों की संख्या कितनी है। तो आपको याद रखना है कार्डों की संख्या कितनी है, 10 है। ओके, ये तो 10 जो कार्ड होते हैं ये आपको किस किस कलर में मिलते हैं, तो 5 कार्ड आपको मिलेंगे ब्लैक एंड वाइट में, 2 कार्ड आपको मिलते हैं रेड में, और 3 कार्ड आपको मिलते हैं मल्टी साइड में। कहीं काफ़ी जगह पर ये आपको जो ये मैं आपको बता रही हूँ इसमें कुछ फेरबदल भी मिल सकता है, लेकिन मैंने आपको जो ये बताया है ये बिल्कुल ऑथेंटिक बताया है। और जो NCERT की बुक है 11th-12th की, उन बुक से मैंने इसको टैली करके ही आपको बताया है। ठीक है, तो वहाँ पे यही दिया हुआ है।
कि जो 5 जो कार्ड होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट कलर के होते हैं और एनसीईआरटी हमारी सही बुक होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो ब्लैक एंड वाइट है वो कितने कार्ड होते हैं, 5 होते हैं। 2 कार्ड कैसे होते हैं, रेड कलर के, और 3 कार्ड कैसे होते हैं, मल्टी साइड होते हैं। तो इन कार्डों में क्या किया जाता है कि अलग अलग इनमें रंग बना दिए जाते हैं और उन रंग के माध्यम से, मान लो ये कोई बॉक्स है, इसके अंदर कुछ इसने लाल बना दिया, कुछ इसने सफ़ेद कर दिया, जैसे मल्टी साइड बना दिया, कुछ इसने ग्रीन कर दिया। तो इस तरीके से मतलब कुछ ऐसा कर दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि इसके अंदर आपको कौन सी आकृति दिखाई दे रही है। तो जिस बंदे से हम पूछेंगे कौन सी आकृति दिखाई दे रही है, वो क्या करता है, वो उसके अंदर एक्चुअल में तो कोई भी इमेज नहीं होती, लेकिन उसके माइंड के अंदर कहीं ना कहीं उसमें इमेज बनने लगती है और जो भी उसको दिखता है, मान लो घोड़ा, पक्षी, हाथी, जो भी उसको दिखाई देता है वो बताने लगता है कि इसके अंदर ये इमेज बनी हुई है। तो वो जो बताता है वो क्या बताता है कि जो उसके अंदर, जो मन के अंदर जो दमित है, जो उसका अचेतन मन है, उसके अंदर किस प्रकार की इमेज है, वही उसके शब्दों में बाहर आ पाती है। तो इससे उसकी पर्सनैलिटी का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, आपको इतनी डिटेल में नहीं रखना है, ये तो मैंने सिर्फ आपको याद करने के लिए, समझाने के लिए बताया है कि जो रोरशा शाही धब्बा परीक्षण है वो इस प्रकार से होता है। आपको क्या याद रखना है, सबसे पहले तो याद रखना है कि हरमन रोरशा इसके प्रवर्तक थे, 1921 में दिया था, स्विट्जरलैंड के थे, और जो कार्डों की संख्या है वो 10 थी। और एक क्वेश्चन आपको और भी याद रखना है, आप लोगों से काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो रोरशा शाही धब्बा परीक्षण है वो कौन से मन की स्टडी के लिए यूज किया जाता है। तो कौन से मन की स्टडी के लिए यूज किया जाता है, अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। रोरशा शाही धब्बा परीक्षण है वो पर्सनैलिटी मेजरमेंट की कौन सी विधि है, सब्जेक्टिव मेथड, ऑब्जेक्टिव मेथड, प्रोजेक्टिव मेथड, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या होगा, प्रोजेक्टिव मेथड। जो रोरशा शाही धब्बा परीक्षण है वो हमारा कौन सा मेथड है, प्रोजेक्टिव मेथड है। ओके, एक विधि आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखिए, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जो हमारा TAT है, जिसको शॉर्टकट में हम TAT बोलते हैं, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट जिसको बोला जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसका नाम है, जिसको कथा प्रसंग परीक्षण भी कहा जाता है, कथा अंतर्बोध परीक्षण भी कहा जाता है, प्रौढ़ बोध परीक्षण भी जिसका दूसरा नाम हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, TAT की फुल फॉर्म क्या होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपसे कि जो TAT है वो किस प्रकार की विधि है, प्रोजेक्टिव विधि है, उसके जो जनक हैं वो कौन है, मार्गन व मुर्रे, HA मुर्रे शायद, और CD मार्गन, कुछ ऐसा नाम था, शॉर्टकट में याद रख लीजिए, मार्गन व मुर्रे। 2 साइंटिस्ट हुए थे, मार्गन व मुर्रे, जिन्होंने TAT थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट दिया था। कब दिया था ये भी आपको याद रखना है, 1935 में, 1935 में जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है वो दिया गया था। एक चीज़ और याद रखेंगे यहाँ पर कि ये 14 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। वैसे तो किसी पे भी कर सकते हैं, लेकिन जो 14 वर्ष से आयु के अधिक बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। अभी मैंने आपको क्या बताया था, रोरशा शाही धब्बा परीक्षण, तो उसके अंदर हमने कितने कार्ड पढ़े थे, 10 कार्ड होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है, जो TAT है हमारा, उसके अंदर कितने कार्ड होते हैं, 30+1, 31 कार्ड होते हैं। जो 30 कार्ड होते हैं वो तो कैसे होते हैं, पिक्टोरियल होते हैं, रंगीन होते हैं, चित्रित होते हैं, जबकि एक जो कार्ड होता है वो प्लेन होता है, सादा होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक एक पॉइंट, जो भी मेरे मुंह से जो भी बातें निकल रही हैं वो एक एक आपके एग्जाम में एज इट इज़ आपको क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को मिलेगी। ठीक है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करके आप लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह की वीडियो पाने के लिए। सो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या देख रहे थे कि जो हमारे जो कार्ड थे वो कितने थे, 31 कार्ड थे। 1 कार्ड क्या था, उसके अंदर सादा था, प्लेन था। 10 जो कार्ड होते हैं वो मेल के होते हैं, 10 कार्ड इसमें फीमेल के होते हैं, और 10 कार्ड क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि मेल के लिए कितने होंगे, 10, फीमेल के लिए 10, और जो कॉमन होंगे वो भी 10 होंगे, और एक कार्ड कैसा होगा, प्लेन होगा। बाकी जो 30 कार्ड्स थे हमारे कितने कैसे थे, वो चित्रित थे, रंगीन थे। और टोटल कितने होते हैं, 31 होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों तरीकों से किया जा सकता है। किसी व्यक्ति का पर्सनली भी लिया जा सकता है, या फिर पूरा समूह का हमें करना हो तो भी हम लोग कर सकते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है कि व्यक्ति को चित्र दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। व्यक्ति को चित्र दिए जाते हैं और उनके ऊपर कहानी लिखवाई जाती है। तो वो जो कहानी लिखता है उन चित्रों के माध्यम से, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी का पता लग जाता है। ठीक है, आपका इसमें याद करने का क्या क्या पॉइंट है, ये जो प्रक्षेपी विधि है ना, आप लोगों के लिए ये समझ लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 100% क्वेश्चन फंसते हैं एग्जाम में, चाहे आपका STAT का एग्जाम हो, CTET का हो, रिट का एग्जाम हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो टीचिंग का।
सबसे पहले तो जो टीएटी है उसके जनक कौन है, मार्गन व मुर्रे। कब दी थी, 1935 में। 14 वर्ष से अधिक के लिए उपयोगी, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। कार्ड कितने, 31। 10 मेल 10 फीमेल 10 कॉमन। ठीक है, एक कार्ड कैसा होता है, सादा होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, नाम से ही क्लियर है, वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। यानी आपको कोई भी क्या दे देगा, वाक्य दे देगा, वो अधूरा वाक्य होगा और उसको पूरा करवाया जाएगा। ठीक है, जैसे कि दे दिया कि तुम मेरे, तो अब इसमें आप लोग क्या करते हो भाई, उसके दिमाग में जो भी विचार होंगे तो वही लिखेगा ना भाई, तुम मेरे परम मित्र हो, तुम मेरे दुश्मन हो, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। जिस भी प्रकार की उसकी भावनाएं होंगी वो उसी प्रकार से उस सेंटेंस को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो ये क्या होता है, वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण होता है। इसके जनक कौन है, आपको ध्यान रखने हैं, पाइन व टेंडलर। क्या याद रखेंगे, पाइन व टेंडलर। कब दिया था, 1930 में दिया था। इसको विकसित करने का ज़्यादा काम किसने किया है, रोटर्स ने किया है। एक रोटर्स हमारे मनोविज्ञानी हुए थे, तो उन्होंने इसको ज़्यादा फेमस करने का काम किया है, रोटर्स ने। बाकी दिया किसने था, पाइन व टेंडलर ने। नेक्स्ट देखिएगा, आपको समझ में आ गई होगी, इजी थी ये विधि। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण जो हमारा CAT है, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट जो है, इसके जो जनक हैं वो आपको याद रखने हैं, लियोपोल्ड बेलक। क्या नाम है उनका, लियोपोल्ड बेलक। कहीं पर आपको ब्लैक भी देखने को मिलेगा, लेकिन इनका सही नाम क्या है, लियोपोल्ड बेलक। कब दिया था, 1948 में दिया था। एक क्वेश्चन और भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो CAT है उसके जनक तो पूछे ही जाते थे, लेकिन अभी आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इसको विकसित करने का काम किसने किया, किसको, CAT को, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट को। तो चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट को विकसित करने का काम किसने किया है, डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने, डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस ने। ये 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए अधिक उपयोगी है। जो 3 से 11 वर्ष के बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है बाल अंतर्बोध परीक्षण। कार्डों की संख्या इसमें भी ध्यान रखनी है, 10 होते हैं। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि पशु पक्षियों के चित्र बने होते हैं वो कौन सी विधि होती है। तो पशु पक्षियों के चित्र बने होते हैं वो कौन सी विधि होती है, बाल अंतर्बोध परीक्षण होता है। ठीक है, तो उसमें भी क्या करते हैं, बालकों को चित्र दिखाए जाते हैं पशु पक्षियों से चित्रित, और उसके ऊपर कहानी लिखने को कहा जाता है। ठीक है, ये परीक्षण भी व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों से किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है SAT, सीनियर परसेप्शन टेस्ट। ये आपने कहीं कहीं पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा इसको भी देख लेना। सीनियर परसेप्शन टेस्ट ये 50 वर्ष से अधिक वाले व्यक्तियों के लिए होता है। लियोपोल्ड बेलक ने ही दिया था, लेकिन इसके अंदर कार्डों की संख्या कितनी होती है, 16। याद रख लेना, सीनियर परसेप्शन टेस्ट आपको हर कहीं पे नहीं मिलेगा। सीनियर परसेप्शन टेस्ट के भी जनकदाता कौन थे, लियोपोल्ड बेलक थे। और कार्डों की संख्या ध्यान रख लेना कि इसके अंदर कार्डों की संख्या कितनी है, 16 है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, हमारी कुछ छोटी छोटी 1-2 विधियाँ और बच जाती है, तो उनके बारे में भी देख लीजिए, क्या पता वहाँ से क्वेश्चन फंस जाए। प्ले एंड ड्रामा मेथड। प्ले एंड ड्रामा जो खेल एंड नाटक विधि थी, उसके जो जनक हैं वो भी हमारे कौन है, JL मोरेनो है। और JL मोरेनो और कौन सी विधि के जनक थे, समाजमिति विधि के। और कौन सी विधि के थे, समाजमिति विधि के, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, खेल एंड ड्रामा के मतलब हेल्प से ही व्यक्ति की पर्सनालिटी का क्या किया जा सकता है, मेजरमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारी आती है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। ठीक है, तो इसके अंदर ये इसके जनक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण के जनक कौन है, फ्रांसिस सी गाल्टन है। कब दिया था उन्होंने इस विधि को, 1879 में दिया था। ये क्या होती है, किस प्रकार से वर्क करती है ये विधि, जैसे कि एक व्यक्ति को, आप लोगों को मैंने बोल दिया आम, तो इससे आपकी पर्सनैलिटी का पता लग जाएगा। मैंने आपको बोला आम, तो मैं बोलती भाई इसमें आगे कुछ और बताओ, आप लोग क्या बताओगे, विचार दो अपने, तो आप लोग क्या कहोगे, भैया आम तो बहुत रसीले होते हैं। तो इससे क्या पता लगा, उस व्यक्ति की जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, भाई मतलब खाऊ पीऊ टाइप का है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग बोलते हो कि मैंने बोला आम, तो आम क्या होता है, साधारण भी होता है। आप लोगों ने कहा बेरोजगारी की समस्या आजकल आम है। ठीक है, आम है, साधारण है। तो इससे क्या पता लगा भाई आप लोग किस टाइप के हो, भाई इस टाइप के हो, जो आपका समाज है, देश है, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत ध्यान रखते हो, बेरोजगारी से रिलेटेड भी आपको चीज़ें पता है। तो इससे क्या पता लगा, आप लोगों की पर्सनैलिटी बाहर आ रही है, क्योंकि जो आपके अचेतन मन में बातें होंगी वही तो आप लोग बोलोगे। तो ये होती है हमारी स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। इसके अंदर याद क्या रखना है आपको, इसके जनक कौन है, फ्रांसिस सी गाल्टन है। तो ये हमारी विधियाँ थी, आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मैंने आपको डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोग इनको भूलो नहीं। एक बार दोबारा से मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ जो मैंने आज प्रोजेक्टिव मेथड्स आपको बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं, सबसे पहले रोरशा शाही धब्बा परीक्षण किसने दिया था, हरमन रोरशा ने 1921 में दिया था।
कितने कार्ड थे, ये याद रखेंगे कितने कार्ड थे, तो कितने कार्ड थे, 10 कार्ड थे। ओके। नेक्स्ट जो हमारा TAT था उसके अंदर कितने कार्ड थे, ये भी आपको याद रखना है। जो थीमेटिक अपरसेप्शन जो हमारा टेस्ट था तो उसके अंदर हमारे 31 कार्ड थे और 1935 में मुर्रे व मार्गेल ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा CAT था वो लियोपोल्ड बेलेक ने दिया था, 1948 में दिया था। उसके अंदर कितने कार्ड थे, 10 चित्तर थे। कैसे थे, जानवरों के थे। जो हमारा सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट था, जो वाक्य पूर्ति जो परीक्षण था, वो कैसा था हमारा, कोई वाक्य देख करके पूछा जाता था। उसके जनक कौन थे, पाइन व टेंडलर थे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। खेल एंड ड्रामा मेथड के कौन थे, JL मोरेनो थे। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। पाइन व टेंडलर ने जो सेंटेंस कॉम्प्लीशन जो मेथड था वो कब दिया था, 1930 में दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ये पूछा जाता है कि ये कौन सी विधि है, प्रोजेक्टिव मेथड है, नॉन प्रोजेक्टिव मेथड है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। इसी तरह की क्लास के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का कौन सा होना चाहिए ये आप लोग डिसाइड करेंगे। कल जिस टॉपिक के ऊपर आपको क्लास चाहिए, जो हमारा मनोविज्ञान का जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है उसके अंदर नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों को कौन सा करवाया जाए, आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।